चलिए हम लोग शुरू करें। बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग दूसरा लेसन चल रहे थे और इस लेसन का नाम था संविधान का निर्माण। और इस संविधान के निर्माण में हम लोग दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे बना पूरे पढ़ चुके थे और हम लोग देख रहे थे भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास का मतलब है भारत में किस प्रकार से संविधान डेवलप किया, कैसे कैसे भारत में संविधान आया, इसी को भारत का संवैधानिक विकास कहते हैं। इसी क्रम में पिछला क्लास हम लोग पूरे देख चुके थे कैसे 1600 में आया, मुख्य रूप से 1773 का, 1784 का, ये जो देखे थे आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, ये सबसे मेन अधिनियम चल रहे थे। इसके बाद आप सभी बच्चे को याद है कि मुख्य रूप से जो मेन रोल आए वो थे चार्टर एक्ट का। चार्टर एक्ट का मतलब हमने समझाया था कि राजा का डायरेक्ट आदेश की बात है और चार्टर एक्ट में हर 20 साल पे चार्टर आ रहे थे। पहला चार्टर कब आया तो 1793, दूसरा चार्टर कब आया 20 साल जोड़े तब 1813, फिर 20 साल जोड़े तब 1833, अंतिम चार्टर कब आया 1853। इसके बाद हम लोग देखे थे 1857 का विद्रोह हो गया था। एक बार चार्टर एक्ट से ही चलते हुए आज मुख्य रूप से संवैधानिक विकास का स्टेप हो जाएगा, तब एक या दो क्लास लेंगे, उसके बाद लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सेक्शन से कोई क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे और इसीलिए खूब बढ़िया से एकदम हमारे साथ ध्यान दो। पहले नंबर, अब आप बताओ 1793 के चार्टर में क्या हुआ, एकदम ध्यान से सुनना है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा दिया गया और दूसरा नंबर आप सारे बच्चे यहाँ पर सुने थे कि 15 वर्ष के लिए, सॉरी, इसमें भारत से संचित कोष से इंग्लैंड के जो भी लोग हैं उनके वेतन का प्रबंधन किया गया। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें सिस्टम था, आपको याद है नियंत्रक मंडल की स्थापना थी, उस सब के वेतन का प्रबंधन किया गया इसमें कि भारत के संचित कोष से होगा। ये 1793 का चार्टर था। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था 1813 का चार्टर। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त के बाद इसी समय सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं केवल चाय और चीन के साथ एकाधिकार रहा, बाकी सभी तरह के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए। और 13 में एक सबसे इंपॉर्टेंट हर बच्चे को याद होगा, भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख का बजट आया। जब ध्यान रखना 1 लाख आएगा तो एक वाला ध्यान रखना कि 1 लाख का बजट आया, ये पिछले दिन हम लोग सुने थे। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम में आप सारे बच्चे को याद है कि इस समय व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। पूर्णतः समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप व्यापारिक काम पर ध्यान न दें, आपका मुख्य काम प्रशासनिक है, भारत में शासन संभालें, और प्रशासनिक काम पे उनको लगाया गया। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में केंद्रीकृत प्रणाली की शुरुआत हुई। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस अधिनियम से केंद्रीकृत प्रणाली? तो 33। इस समय जो बंगाल के गवर्नर थे उनको भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया कि ये भारत के गवर्नर जनरल होंगे, और भारत के गवर्नर जनरल जो भी थे उनको ये कहा गया कि पूरे भारत के लिए एक कानून बनाएंगे, पूरे भारत के लिए सब सिस्टम लाएंगे, अलग से बंबई का, मद्रास का, ये सभी गवर्नर को किसी तरह का कोई पावर नहीं। इस समय भारत के गवर्नर जनरल के जो परिषद है, इसके परिषद में 3 सदस्य पहले से चल रहे थे। एक विधि के सदस्य को बढ़ा दिया गया कि विधि के एक और सदस्य हों। इसके बाद 33 के बाद 53 बहुत कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम लोग 53 का सुन लें। पहला 53 के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह अंतिम चार्टर है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा अंतिम चार्टर कौन है तो 1853। इस चार्टर के द्वारा ही प्रतियोगिता परीक्षा में भारत में तय किया गया कि किसी भी तरह की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा होगा। इसके पहले कोई वायसराय या किसी को अपने से चुन लेते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 के अधिनियम से। इस समय एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नियम बनाने के लिए, विधान बनाने के लिए विधान परिषद का गठन हुआ, जिस विधान परिषद में 12 सदस्य नॉमिनेट किए गए कि सभी अंग्रेज रहे। और ये देखिए 12 सदस्य विधान परिषद में यहां से चुने गए, किस अधिनियम से? 1853 के अधिनियम से। ये पूरा सेट चार्टर का आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। चार्टर एक्ट एकदम पूरा क्लियर कि हाँ सर चार्टर एकदम सही हो। इसी के जस्ट बाद आज का क्लास मेन शुरू करना है, तो सारे बच्चे को बढ़िया से सुनोगे। 1857 में ऐसा विद्रोह हुआ कि लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही भारत में नहीं चल पाएगा, लगा कि भारत आजाद हो जाएगा। और इसी कारण से जब 1858 में विद्रोह शांत हुआ तो 1858 एक नया सूर्योदय था भारत के इतिहास में, और 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। और यह भारत शासन अधिनियम जो आप देख रहे हो, ये पहला अधिनियम है भारत के लिए जिसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त घोषित किया गया और भारत पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण कहा गया। ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण, यहाँ पर हर बच्चे को ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चन पूछता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पहली बार समाप्त तो 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त तो 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त तो 1858। ये तीनों बात एकदम हर बच्चे का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस समय अब कहा गया ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा, डायरेक्ट ब्रिटेन से चलेगा। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले से आपको याद होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको कह रहे हैं, वो पहले से था नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल, इसके बाद आपको याद होगा कि सरकार द्वारा एक बहाल हो रहे थे सिस्टम, और उसका नाम आप सारे बच्चे जान रहे हो कि इसमें निदेशक मंडल भी थे, डायरेक्टर का अलग से था, निदेशक मंडल। पहले से 2 ही चल रहे थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद में नियंत्रक मंडल आए, इन सभी को भंग कर दिया गया कि अब न तो कोई निदेशक मंडल होगा और न ही कोई नियंत्रक मंडल होगा। फिर भारत कैसे चलेगा, यही चीज हम लोग सीख रहे थे। तो इसमें पहली बार कहा गया कि अब भारत का वायसराय नहीं, भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा। गवर्नर जनरल का मतलब सभी गवर्नरों का हेड। अब हम लोग ब्रिटेन के राजा के डायरेक्ट प्रतिनिधि भेजेंगे, उस प्रतिनिधि को वायसराय कहा जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे टर्म बदल दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय की नियुक्ति है। 1858 से सब वायसराय, 1833 से सभी भारत के गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ये तीनों ही फेज आपको अभी ध्यान रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि चलो गवर्नर जनरल तो वायसराय हो गया, ये तो बात समझ में आया, शासन कैसे चलेगा? तो इसके लिए सभी बच्चे को याद है कि इंग्लैंड में कहा गया कि इसके संसद के जो मंत्री होंगे, यानी इंग्लैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी,
उसके जो मंत्री होंगे, उसमें किसी एक मंत्री को भारत सचिव चुना जाए। और ये भारत सचिव ही इंग्लैंड से जो कहेगा वो वायसराय करेंगे। वायसराय को भी कुछ भी करना है तो इनके अपने वायसराय के परिषद हैं। ई इंडिया में अलग 4 सदस्य इसके हैं। इस सदस्यों के साथ बैठेंगे। यहाँ से इनको जो करना है 4 सदस्य जो कहेंगे वो आप भेजोगे यहाँ। यहाँ पर का भारत सचिव जब कहेगा तब लागू होगा। देखिए बहुत मामला चेंज कर दिया। और इसी का नाम आपको बताए थे कि भारत के लिए एक परिषद इंग्लैंड में स्थापित किया गया जिसको भारत परिषद के नाम से जानते हैं और इसमें 15 सदस्य चुने गए। ये सभी सदस्य इंग्लैंड में रहते थे। इंडिया नहीं आते थे। यही समझना है 1858 से नियम क्या है। 15 इंग्लैंड में सदस्य, इंग्लैंड के कोई एक मंत्री है वो भारत सचिव है, उस भारत परिषद के अध्यक्ष हैं, सबसे हेड यही। और ये 15 लोग मिल करके जो डिसीजन करेंगे भारत सचिव के पास जाएगा, सिग्नेचर होगा, तब ये लागू हो गया। वायसराय यहाँ से 4 सदस्य के साथ मिलकर यहाँ भेजेंगे, यहाँ से यहाँ आएगा, तब पारित हो। अब ये निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल का कोई फंक्शन नहीं। और इसीलिए 1858 से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया, भारत सचिव का पद। भारत सचिव कहां बैठते थे? लंदन में। भारत परिषद के सदस्य कहां बैठते थे? लंदन में। जो भी अब काम होगा वायसराय और सचिव, इन दोनों में ज्यादा वैल्यू का कौन है? सचिव, मंत्री है। इसलिए पहले सचिव का नाम फिर वायसराय का नाम, ये हमेशा चलेगा। अब चूंकि जो भी इंडिया का कानून आएगा भारत परिषद तय करेगी, इसीलिए सभी कानून को भारत परिषद अधिनियम कहेंगे। कब से? 1858 के बाद जो कानून आएगा उसको भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानेंगे। तो ये लाइन हम समझते हैं कि हर बच्चे का बिल्कुल अब ध्यान में सेट हो गया। अब यही 1858 के बाद 1861 में जस्ट एक लाया गया भारत परिषद अधिनियम। अब देखो भारत परिषद अधिनियम ये पहला नंबर परिषद के द्वारा पारित अधिनियम। इस भारत परिषद अधिनियम में पहली बार तय किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि शासन को विकेंद्रीकृत रखा जाए। विकेंद्रीकृत रखा जाए, एक ही जगह से नहीं हो। मद्रास के गवर्नर, मुंबई के गवर्नर, ये सभी को भी अपना खुद का डिसीजन लेने का पावर दीजिए। आपको याद होगा कि एकदम केंद्रीकृत की बात आएगी तो 1833, विकेंद्रीकृत की बात होगी तो 1861। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। केंद्रीकृत का मतलब है 1833 में कहा गया भारत का गवर्नर जनरल होगा, पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम आया कि मद्रास मुंबई के भी गवर्नर कानून बना सकते हैं। और कोई बात नहीं, उस कानून को भेजेंगे, भारत परिषद पास करेगा, सब सही है। डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया। इस समय इसीलिए ये भारतीय सदस्य को भी इसमें अब यहां से शुरुआत है शामिल करना। ये अभी नहीं समझना कि गरीब अमीर को शामिल कर रहा है, जो बड़े बड़े जमींदार हैं उन लोगों को ये किया गया। भारतीय सदस्य को शामिल कहां किया गया? जो भी गवर्नर जनरल है वो कोई भी भारत में बैठक करेगा तो भारतीय सदस्य भी विधायिका में कानून बनने समय इस बैठक में भाग ले सकते हैं। देखो पहली बार भारतीयों को विधायिका के बैठक में भाग लेना तो कहना 57 के विद्रोह के बाद 61 में पहली बार भाग लेने का अधिकार। लेकिन तुमको जान के एकदम घोर आश्चर्य होगा, इस भाग लेने में जिनको शामिल करते थे कोई चुनाव नहीं होता था, मनोनीत होते थे। जो सबसे बड़े राजा थे उनको सीधे मनोनीत कर देते थे कि चलिए आप वहां बैठिए। जान के घोर आश्चर्य होगा, प्रश्न पूछना मना था, चुपचाप बैठ के सुनना था। वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। इस समय कोई भी तरह का बहस में भाग लेने का अधिकार नहीं था। केवल चुपचाप बैठ के सुनिए और कुछ नहीं। अब धीरे-धीरे यहाँ से आगे भारतीयों का अधिकार बढ़ते जाएगा। 1861 के बाद तब यही फिर एक परिषद में बैठक होगी और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आएगा। ये 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम जो देख रहे हो, ये अधिनियम हल्का टर्न है। भारतीय सदस्य को पहली बार बोलने, प्रश्न पूछने का अधिकार मिलता है। देखो भाग लेने का अधिकार देगा तो 61, लेकिन अगर तुमसे कभी भी पूछे कि विधान बनाने में भारतीय सदस्य को प्रश्न पूछने, बोलने का अधिकार किस अधिनियम से मिला, तो आंसर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको एकदम दिमाग में सेट रखना है। लेकिन इस समय कतई ये नहीं समझना कि भारतीयों को कोई वोट देने का अधिकार है। वोट देने का कोई पावर नहीं। सिर्फ यही पावर है कि आप बोल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं और कुछ नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट 92 के बाद फिर शुरू है। अब इन लोग तय किए कि हर 10 साल पर आपको एक नया सिस्टम करना है। जो भारत सचिव है वो और जो भारत के वायसराय, ये दोनों मिल करके कानून लाएंगे हर 10 साल। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है, यहां से अब यू टर्न है, बढ़िया से समझना। 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो देख रहे हो, देखो अब सब परिषद से ही पास है। ये परिषद लंदन में है, 15 सदस्य हैं, हम लोग अभी जस्ट सुने थे। 1858 से ही ये आ चुका है। और इसीलिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इस समय भारत का सचिव मार्ले थे और इस समय भारत का वायसराय मिंटो है। इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो आप कहना कि वो समझ गए 1909 के भारत परिषद अधिनियम। एक शब्द है सुधार। ये क्यों लगा सर, सुधार शब्द क्यों है? सुधार इसीलिए है क्योंकि 9 में पहली बार अंग्रेज ने क्या कहा कि हमारे पास दो तरह के सभा है, एक केंद्रीय विधान परिषद। जब हम केंद्रीय बोलेंगे तो समझना कि वो केंद्र में दिल्ली में विधान बनाने का एक परिषद है, और एक है हमारा प्रांतीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषद का मतलब हो गया प्रांत में हर राज्यों में विधान बनाने की परिषद है। दो तरह की परिषद चल रही थी। पहले से इसमें फिक्स थे कि इसमें जो मेंबरान होंगे, सदस्य होंगे, केवल अंग्रेज होंगे और इसमें 16 सदस्य थे। ये राज्य के आकार के अनुसार पहले से फिक्स थे। मार्ले मिंटो देखो डिसीजन क्या लिया। मार्ले मिंटो कहा कि 16 सदस्य को बढ़ा के 60 सदस्य कर दिया जाए और इसमें भी जितना प्रांत का विधान परिषद है, अगर छोटा है तो 30, बड़ा है तो 50, ये 30 से 50 तक ज्यादा सदस्य रख लिया जाए, बढ़ा दिया जाए। और ये जो सदस्य बढ़ रहा है इसमें आधे से अधिक भारतीय सदस्य को चुना जाए। ये देखो सुधार शब्द का मतलब तुम समझ रहे होगे। भारतीय सदस्यों को बढ़ाने की बात मार्ले मिंटो ने की। पहली बार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि पहली बार यहाँ पर जो वायसराय चल रहा है, वायसराय का अलग, ध्यान दीजिए, वायसराय का अलग एक कार्यकारिणी परिषद है, वायसराय का कार्यकारिणी परिषद है। इस समय पहली बार तय किया गया कि जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद है उसमें एक भारतीय को भी चुना जाए। ये मामूली नहीं समझना, हर जगह भारतीय को भरने की बात कर रही, इसलिए इसमें एक टर्म है सुधार।
और एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में पहला भारतीय कौन चुने गए? नाम बताओ। पहला भारतीय जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बने, जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में केवल 4 सदस्य थे। अब एक बढ़ा दिए गए और वो भारतीय सदस्य हैं और उस भारतीय सदस्य का नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद। परिषद में सदस्य बने हैं। ये बिल्कुल दिमाग में आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही बढ़िया ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। इस समय एक बहुत बढ़िया फिर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में चूंकि सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात हुई, 16 से 60 हो गए, तो इस समय कहा गया पहली बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत। देखिए आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके पहले चुनाव नहीं है, मनोनयन है, सीधे भेज देना। लेकिन इस समय चुनाव प्रणाली बहुत ही अस्पष्ट है। कौन वोट देंगे, कौन क्या करेंगे, अभी बहुत क्लियर नहीं। लेकिन इस समय पहली बार फूट डालो का भी सिस्टम शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं है। पहली बार 9 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मतलब ये बड़ा खतरनाक बीज अंग्रेजों ने बोया। उन्होंने मुस्लिमों को कहा, देखो आरक्षित शब्द अलग है और पृथक निर्वाचन अलग है। आज के डेट में कई जगह आरक्षण है। आरक्षण का मतलब खास किसी वर्ग के व्यक्ति को ही खड़ा करेंगे, लेकिन वोट सब देंगे। पृथक निर्वाचन का मतलब पृथक अलग है। जो वर्ग खड़ा होंगे, केवल वही वर्ग वोट देंगे, बाकी को वोट देना भी नहीं। ये पृथक निर्वाचन। मतलब जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां मुस्लिम लोग ज्यादा है, कानून बनाया गया कि उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम ज्यादा है, वहां केवल मुस्लिम खड़ा होंगे और केवल मुस्लिम ही वोट देंगे। हिंदू लोग को वोट देने का भी अधिकार नहीं होगा। यही फूट डालो शासन करो इस सिस्टम की शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो देखिए मार्ले मिंटो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार चुनाव प्रणाली, पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, पहली बार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय, तमाम जगहों पर सीट बढ़ा करके इसमें भारतीय सदस्यों के लिए चुनाव से जाना, ये सभी 9 में एक चेंजिंग रहा। 10 साल के बाद चूंकि नए-नए कानून आने थे, तो यही 10 साल के बाद 9 के बाद 1919 का भारत परिषद अधिनियम आता है। और यही 1919 का भारत परिषद अधिनियम जो आप देख रहे हो, इस समय भारत के सचिव हैं मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू और इस समय वायसराय हैं चेम्सफोर्ड और इसीलिए इसका नाम मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। देखिए ये एकदम दिमाग में आपको सेट करना है। 9 जब हम बोलेंगे तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जब हम 19 बोलेंगे तो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। जो शुरू में व्यक्ति है वो भारत सचिव है। बाद में जो व्यक्ति है वो वायसराय है। ये हमेशा दिमाग में एकदम सेट रखें। इस समय का अब बहुत इंपॉर्टेंट जो फेज है, हम चाहेंगे खूब बढ़िया से सुनना। सबसे पहला काम किया गया, पृथक निर्वाचन को विस्तार दिया गया। मतलब पहले से केवल मुस्लिम के लिए रिजर्व थे, अब 1919 से सिख और ईसाई के लिए भी इसी प्रकार का रिजर्वेशन शुरू हो गया कि सिख बहुल क्षेत्र में केवल सिख खड़ा होंगे, सिख वोट देंगे, ईसाई बहुल क्षेत्र में केवल ईसाई खड़ा होंगे, ईसाई वोट देंगे। इसी को देख के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगला वाला में कहेंगे कि हरिजनों के लिए भी पृथक निर्वाचन किया जाए, जहां केवल हरिजन खड़ा होंगे और केवल हरिजन वोट देंगे। गांधी जी कहे कि नहीं, ये गलत है। हरिजन खड़ा हो, लेकिन वोट सब दें। इसी के लिए पूना पैक्ट की बात हिस्ट्री में सुनो। तो अभी हम लोग देखें सिख और ईसाई के लिए पृथक निर्वाचन किया गया। इसमें पहली बार निर्वाचन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया और पहली बार भारत में निर्वाचन में महिला को भी वोट देने का अधिकार मिला। ये बहुत अच्छा प्रश्न। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला? एक प्रश्न है। तो ध्यान रखना 1919 के भारत परिषद अधिनियम या मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इससे महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। जो भी लोग टैक्स देते थे, जिनके पास एक अच्छी खासी संपत्ति थी, केवल वो लोग ही इस समय शामिल होते थे वोट देने में। ये कतई नहीं मानना कि सबका वोट का अधिकार है। अमीर लोग केवल वोट दे सकते हैं। इस समय एक और किया गया, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो केंद्र में हमारा सिस्टम था विधान बनाने का, उसको 2 भागों में बांटा गया और इसको द्विसदनीय किया गया। द्विसदनीय का मतलब था कि इसमें 2 सदन होंगे। 2 सदन का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसको आज के डेट में एक लोकसभा कहते हैं और एक का नाम राज्यसभा। ये जो लोकसभा राज्यसभा देख रहे हो, ये दोनों काम करने का श्रेय 1919 का अधिनियम। इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही मेन सीखना है। 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रांतों में द्वैध शासन क्या होता है सर? ये समझना है। द्वैध का मतलब है दोहरा, 2 तरह का शासन करना। इस समय अब किया क्या गया? चुनाव की बात तो 9 से ही चल रही थी, तो भारतीय लोग को चुन करके और मंत्री जैसा बना करके एक इनका हेड गवर्नर को बनाना था। इसमें सभी भारतीय रहेंगे। लोगों के बीच से भारतीय चुन के आएंगे, हर सिस्टम का वो हेड रहेंगे कि हाँ भाई, ये विभाग आपका, ये विभाग आपका। और ये भारतीय मंत्री का जो परिषद होगा विधान बनाने का, इसका भी हेड गवर्नर होगा। दूसरा, हम लोग ये पहले से जान रहे हैं, गवर्नर लोग के भी अपना विधान परिषद बनाने के लिए इनके अपने कोर कमेटी भी होते थे। दोनों चीज। अब इसमें सिर्फ अंग्रेज होंगे और इधर से भारतीय चुन के आएंगे। 2 तरह के इनके सिस्टम होंगे और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इनका गवर्नर का अपना परिषद होगा और दूसरा इनके मंत्री का अलग परिषद होगा। मंत्री परिषद में भारतीय लोग होंगे, इस परिषद में अंग्रेज लोग होंगे। सर, ये दोनों को मिला दिए थे क्या? नहीं, यही द्वैध है। द्वैध माने दोहरा बर्ताव। इस समय विषयों को ही बांट दिया गया और कहा गया कि विषय 2 तरह के राज्य में होंगे। जो विषय एकदम हमारा बहुत कॉन्फिडेंशियल विषय, बहुत कॉन्फिडेंशियल विषय, उस विषय को हम आरक्षित विषय कहेंगे। आरक्षित विषय का मतलब है ये रिजर्व सब्जेक्ट है। जैसे हम वित्त की बात करें, पैसा कौड़ी, पुलिस की बात करें, रक्षा की बात करें, तो ऐसा जो सब्जेक्ट है वो आरक्षित विषय है। इसमें कोई भारतीय नहीं आएगा। गवर्नर इस परिषद के साथ मीटिंग करेगा और पारित करके आगे भेज देगा। बाकी जो सड़ियल पकियल विषय है, उसको हम लोग हस्तांतरित विषय कहते हैं। हस्तांतरित विषय जो देख रहे हो, इस विषय में बाकी शिक्षा है, क्या पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, स्वास्थ्य है, कैसा तुम ठीक ठाक रहोगे कि क्या करोगे, ये सब विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें गवर्नर इनकी सहायता नहीं लेगा। इनके साथ बैठक करके और तब फिर भेज देगा। देखो कितना उल्टा पुल्टा सिस्टम। उल्टा पुल्टा सिस्टम क्या है? विषय को प्रांतों में बांटा गया, केंद्र में नहीं। केंद्र में सब सिस्टम समान।
लेकिन इसमें अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जो स्थानांतरित विषय है, कम महत्व के विषय हैं, उसमें भारतीयों के साथ चुने गए मंत्रिपरिषद से गवर्नर शासन कर रहे हैं। और जो हमारा आरक्षित विषय है, इसमें भारतीयों का कोई सलाह जरूरी नहीं है, इसमें उनके परिषद से ही मीटिंग करके चला जाएगा। ये 2 तरह की व्यवस्थाओं का होना, इसको द्वैध शासन कहा। और इसीलिए ये कहाँ बैठक होते थे, बिल्कुल आप समझ रहे हो कि हम लोग ये जो बात कर रहे हैं, प्रांत की बात कर रहे हैं। प्रांत का मतलब आपको समझना है, राज्य की बात हो रही है। जो बंगाल जैसे एक राज्य है, तो वहाँ बैठक होगा। हम लोग जो देख रहे हैं यूपी, वो एक राज्य था, तो वहाँ बैठक होगा। जो राज्य वाइज़ उनके डिस्ट्रीब्यूट थे, वहाँ की बैठक चल रहे थे। राज्यों में द्वैध शासन की बात कहा है। केंद्र दिल्ली है और केंद्र में द्वैध शासन नहीं है। केंद्र में ऐसा विषय का विभाजन नहीं। अब यहाँ से 19 के बाद हर 10 साल पे कानून लाना था, तो अगला कानून 19 के बाद 29 आना था। उसके पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया कि पूरे भारत घूमो और बढ़िया कानून बनाएंगे। लेकिन इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए भारत में विरोध हुआ। 28 में साइमन कमीशन जब भारत आया, हर जगह विरोध हुआ कि भारत पे कानून बन रहा है और इसमें कोई भारतीय सदस्य क्यों नहीं। ये घूमा, बहुत हंगामा भी हुआ, फिर भी घूम लिया और घूम करके अपना रिपोर्ट सौंप दिया। जब ये रिपोर्ट सौंपा, तो वहां पे फिर हुआ कि भाई कैसे लागू करें। तो इसके लिए आपने पढ़ा है 1930 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन यही था कि जो साइमन कमीशन दिया है लिख के, और आपको कुछ बोलना है तो सारे भारतीय लंदन आओ और लंदन में हमको सब बताओ। 3-3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31, 32। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन जो आप देख रहे हैं, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ एक व्यक्ति भाग लिए, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये तमाम चीज के पूरे देख करके अब तक का भारत का सबसे बड़ा अधिनियम आया और वो अधिनियम इतना बड़ा आज तक कोई नहीं था। इसी को कहा गया 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें सर परिषद नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि आप जो भारत परिषद की बात अभी तक पढ़ रहे थे, इसमें परिषद को ही खत्म कर दिया। अब लो एकदम उल्टा-पुल्टा हो गया। भारत परिषद ही खत्म हो गया। इसमें अब इतना बड़ा चेंज होगा कि हम लोग का आज का संविधान में सबसे ज्यादा कहीं से कुछ लिए हैं तो सब इसी से लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन हो जाएगा। तो 35 के अधिनियम और संविधान का बनना, ये अगले क्लास में आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका क्लास आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास आपको इसके बाद आगे करेंगे।